سے پہلے शब्द शक्ति आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शब्द शक्ति में एक बात देखना है, दो शब्द उसी में शीर्षक में ही दो शब्द है, शब्द और शक्ति, है कि नहीं? तो शब्द और शक्ति को पहले समझ लेना चाहिए। तो शब्द क्या होता है, कोई बताएगा? शब्द का कोई परिभाषा बताएगा? एकदम कक्षा 2 या 3 में ही पढ़ाया जाता है एकदम। बताइए कोई। शब्द किसे कहते हैं? कितना आसान है। अक्षरों का। शब्द किसे कहते हैं? जी भैया, 2 वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं। किसी वर्णों के समूह से जो शब्द बनते हैं, जिसका कुछ खास अर्थ निकलता है कि नहीं, उसे ही हम शब्द कहते हैं। अब जी दो भैया। वर्ण मेरे को मिला देंगे और उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है ना, तब शब्द नहीं बना, उसका अर्थ भी होना चाहिए। तो अब शब्द को समझते हुए एक और नए शब्द जो हम लोग के सामने आया, वो क्या है? अर्थ। मतलब उस संयोग, वर्णों के संयोग का जो है कुछ खास अर्थ होना चाहिए, है कि नहीं, तभी वो शब्द शब्द कहलाएगा, ये तो वो शब्द नहीं हो जाएगा। तो हमको वाक्य भी जानना पड़ेगा। शब्द के बाद वाक्य आता है कि अनेक शब्दों के मेल से अनेक शब्दों के संयोग से बने हुए एक ऐसा वाक्य जिसका कुछ खास अर्थ हो, तात्पर्य हो, वही वाक्य कहलाता है। ऊपर आपको परिभाषा भी इसका मिल जाएगा कि शब्द शक्ति पर प्रकाश डालने से पहले जो है वाक्य क्या है, इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। तो वाक्य के लिए जो है सो दिया गया है कि ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ का वाचक है, मतलब पूर्ण अर्थ बताए किसी भी चीज के बारे में, एक वाक्य में या एक सेंटेंस में जो चीज लिखते हैं उसका पूरा पूरा अर्थ हमें पता चल जाए, तभी वो वाक्य कहलाता है। संस्कृत में जो है इस न्याय भाष्य में उसका वर्णन दिया गया है, पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो। उसी को हिंदी में लिखा गया है कि ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ का वाचक है, वाक्य कहलाता है। और शब्द शक्ति के संबंध में जो है मीमांसा और न्याय, वैशेषिक तथा योग आदि शास्त्र ग्रंथों के अतिरिक्त व्याकरण ग्रंथों में भी प्रसंगानुसार चर्चा की गई है। शब्द शक्ति के बारे में जो है मीमांसा और न्याय, इस ग्रंथ में चर्चा आपको मिल जाएगी और व्याकरणों ग्रंथों में भी इसकी रचनाएं मिल जाएगी। तो अब मीमांसा और न्याय को केंद्र में रख करके अनेकों ग्रंथ लिखे गए। पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को। कि एक वाक्य होता है ना, तो उसमें कैसे, मान लीजिए कोई भी एक वाक्य बोले कि मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं एक ही अक्षर है लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त शब्द है। बाजार पर्याप्त शब्द है, लेकिन हूँ एक क्या है? सार्थक शब्द नहीं है। वो क्या है? वाक्य को पूरा करने के लिए वो आता है कि नहीं? तो जो प्रयुक्त सार्थक शब्द है उसे ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे आगे हम बताएंगे, वह वर्ण समूह, वर्णों का समूह जो किसी अर्थ का वाचक होता है, मतलब वर्णों को में मिलाया और जहां से अर्थ निकला वही सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे घर, कमल, कपड़ा, मैं, आ गया ना मैं, परंतु, अपना, चला, गया आदि। ये सब शब्द जो जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते पद नहीं कहाते, शब्द कहाते। अलग अलग है तो वो शब्द है, ये वाक्य में वो आ गया तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अभी मैं शब्द शक्ति पर नहीं पहुंचा हूँ, उससे पहले की बातें कर रहा हूँ। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही इन्हें पद कहते हैं। घर एक शब्द है। अब मैं अपने घर गया, इस वाक्य में प्रयुक्त जो घर है आदि सभी शब्द जो हैं वो क्या है? पद है। अब पद क्या है समझ गए, शब्द क्या है समझ गए, वाक्य क्या है वो भी समझ गए, ठीक ना? अब है कि आक्षांशा कहते हैं परस्पर अन्वति को। एक पंक्ति छूट गई।
कि सार्थक पद समूह सदा वाक्य बन जाए यह आवश्यक नहीं। पद क्या है ये समझ गए? कोई भी शब्द है अगर वो वाक्य में शामिल हो रहा है तभी वो पद कहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जो सार्थक पद समूह है एक साथ मिल जाए तो वह वाक्य बन ही जाए, यह जरूरी नहीं है। इसमें तीन क्षमताएं अनिवार्य है ना। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि अथवा आसक्ति। सन्निधि को ही आसक्ति भी बोलते हैं। तो आकांक्षा कहते हैं परस्पर अन्विति को। तो ये सब हालांकि अभी आगे बढ़ते हैं कि बहुत समय लग जाएगा हम लोग को किताब शास्त्र पढ़ते हुए। इतना ही अभी समझना था कि पद, वाक्य, शब्द जो है बहुत छोटी सी चीजें हैं, इन लोगों को तो जान लिए, बहुत बारीकी में इधर नहीं जाएंगे। निष्कर्षतः ये देखा जा सकता है उस सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इन तीनों क्षमताओं से युक्त हो। वाक्य के लिए जो परिभाषा हमें संस्कृत में मिलती है वो है वाक्यम स्वाद योग्यताक्षांशक्ति युक्त पदोच्चय। साहित्य दर्पण जो पुस्तक है, अब साहित्य दर्पण किसकी पुस्तक है आप लोग जानते ही होंगे, पूरा लिस्ट आप लोग याद कर ही लिए होंगे कि काव्य शास्त्र कौन कौन से आचार्य है, उनका समय क्या है, उनका ग्रंथ कौन कौन सा है। इतना तो मैं जानता ही हूँ कि आप लोग पूरा याद कर लिए होंगे। आप पूछेंगे तो आप लोग पूरा बता भी देंगे एकदम तुरंत। तो इतनी तो मुझे पता ही है इतना। तो वाक्य को लेकर के यही बात कहा गया है कि जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि है इन तीनों के युक्त रूप से है ना, योग्यता को मिला करके जो है वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार वाक्य का एक लक्षण ये है कि जिसमें एक क्रिया होती है उसे वाक्य कहते हैं। क्रिया अर्थात काम करने का जो रूप है वही क्रिया कहलाता है कि एक न एक उसमें विराजित होना ही चाहिए। वो महाभाष्य ग्रंथ में जो है संस्कृत के है उसमें वो उद्धृत है एक तिंग वाक्यम, अर्थात वाक्य वही है जिसमें एक क्रिया होती है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य धर्म है। तो वाक्य को पूरा करने के लिए उसमें एक न एक क्रिया का होना आवश्यक है। इसके बिना कोई पद समूह वाक्य नहीं बन सकता। ऊपर चर्चा किए थे ना कि सार्थक पद समूह जो है वाक्य नहीं बना सकता, उसके लिए क्या है, क्रिया का होना आवश्यक है। कभी कभी क्रिया के बिना ही पद समूह वाक्य मान लिया जाता है। जैसे आपके लिए क्या लाऊं, ये एक वाक्य है, इसमें कहीं कोई क्रिया नहीं है। तो क्या लाऊं, इसमें तो क्रिया है, क्या लाऊं है ना, लाऊं लाना क्या है, क्रिया है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में कोई बोलेगा कि आपके लिए क्या लाऊं, तो बोलेगा कि एक गिलास पानी, है ना। इसमें कोई क्रिया नहीं है, सभी क्या है, नाउन है, मतलब संज्ञा है सभी। तो यह पद समूह जो है यद्यपि क्रिया रहित है तो इसे भी वाक्य मान लिया जाता है, क्योंकि यहाँ लाओ, लाओ क्रिया जो है अपेक्षित है। इसी प्रकार आपके लिए जल लाऊं, इस प्रश्न के उत्तर में हाँ लाओ, यह भी एक वाक्य है। और यहाँ तक कि हाँ भी एक वाक्य है। जैसे मैं बताया था ना कि एक अक्षर है मैं, तो वो क्या है, अक्षर भी है और क्या है, शब्द भी है कि नहीं। उसी प्रकार से मैं, जब हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं तो वाक्य के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, वाक्य का ही आदान प्रदान होता है। और वाक्यों का उपयोग करके ही मैं जो हम लोग भाषा तैयार करते हैं, कोई भी भाषा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पूछा, उदाहरण आप लोग का दिया गया है कि क्या मैं आपके लिए जल लाऊं, तो कहा कि हाँ, बस इतना ही होकर चुप हो गया। तो यहाँ पर हाँ जो है वह भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इसी प्रसंग के तथ्य और वक्ता के उस पद समूह को वाक्य नहीं कहना चाहिए जो व्यवहार रूप में अथवा कल्पना द्वारा दूसरे व्यक्ति को चरण अथवा मौन वाक्य अच्छा मचाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का कुछ उदाहरण उसमें दिया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं शब्द शक्ति के ऊपर, है कि नहीं। अब शब्द शक्ति के पास आ जाते हैं तो शब्द शक्ति में शब्द और अर्थ का संबंध जो है सो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, और शब्द और अर्थ को विवेचना करते हुए
व्याकरण, न्याय और मीमांसा शास्त्र सबसे सामने आते हैं हम लोगों के। इनमें काव्य शास्त्र का जितना संबंध व्याकरण से रहा उतना न्याय और मीमांसा से नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अलंकारों ने व्याकरणों का बुद्ध कहकर स्मरण किया। ये बहुत लंबी कहानी चल जाएगी, तो इधर मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा। तो मूल रूप से आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसको समझ लीजिए सबसे पहले कि शब्द शक्ति क्या है और उसके लक्षण तथा भेद। मतलब शब्द शक्ति के लक्षण मतलब उसके क्या कारण है और कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द का यथेष्ट अर्थ निर्दिष्ट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखिए, किसी भी वाक्य में सार्थक शब्द का उपयोग होता है, उसका जो एक खास अर्थ निकलता है, ठीक ना। और किसी भी शब्द का अर्थ निकलने वाली जो शक्ति होती है वही शब्द शक्ति कहती है। और इसे संक्षेप में बस शक्ति भी कह के काम निकाल लिया जा सकता है, ये शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कुछ आचार्य शब्द शक्ति का एक अन्य भेद भी मानते हैं, तात्पर्य वृत्ति, हालांकि इसकी चर्चा नहीं के बराबर होती है। 3 मुख्य रूप से भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब उक्त 3 शक्तियों के अनुसार शब्द भी 3 माने गए हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अर्थात अर्थ भी 3 हो जाएंगे। जब शब्द 3 है तो अर्थ भी 3 हो जाएंगे, कि शब्द के कुछ खास अर्थ होता है ना, और इसी शब्द से जो अर्थ निकलता है उसी की शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो अर्थ हो गया वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसके सभी में अर्थ जोड़ दो, वाच में अगर अर्थ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वाच्यार्थ। लक्षक में अर्थ जोड़ देंगे तो लक्ष्यार्थ। व्यंजक में जोड़ देंगे तो व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ। लेख है कि उक्त वाचक आदि तीनों शब्द के रूप हैं, इसके प्रभाग अथवा भेद नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द उपाधि भेद से अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार कभी केवल वाचक कहलाता है, कभी वाचक और लक्षक दोनों, और कभी वाचक, लक्षक और व्यंजक तीनों कहलाता है। इसका जो है सो एक लिस्ट मैंने वो तैयार कर दिया है अपने वाले पीडीएफ में, तो मैं इसमें भी जाना चाहूंगा। इसमें आप लोग देखेंगे शब्द शक्ति की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थबोधक अर्थात किसी भी शब्द का अर्थ से जो हमें बोध कराता है, हमें बताता है ये कि इस शब्द का यही खास अर्थ होगा, उसका जो मूल कारण है वही शब्द शक्ति कहलाता है। डॉक्टर हीरालाल शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि शब्द तथा अर्थ के संबंध को शक्ति या शब्द शक्ति कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, शब्द और अर्थ के जो संबंध होता है ना, उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या उसे ही हम लोग शब्द शक्ति कहते हैं। अब शब्द और अर्थ का थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश भी हम लोग कर सकते हैं कि शब्द और अर्थ का स्वरूप जो है वो स्पष्ट हुए बिना न तो काव्य का अर्थ भली भांति समझ में आ सकता है और न उससे आनंद प्राप्त हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि शब्द का अर्थ जो है सो जानना पड़ेगा वास्तव में क्या है। काव्य का ही क्या, मनुष्य का समस्त लौकिक व्यवहार, लौकिक मतलब जो हम लोग अपने आपस में जो व्यवहार करते हैं अपने जीवन में, वो भाषा से ही संपन्न होता है। प्रेम, द्वेष, हंसी मजाक, खान पान, खरीद बिक्री, कुछ भी बिना भाषा के संभव नहीं। और अर्थ, शब्द अर्थ जो है भाषा के अनिवार्य अंग है। तो शब्द और क्या है, अर्थ तो बता ही दिए आप लोगों को। उदाहरण है, किसी ने कहा हाथी, तो इस ध्वनि समूह को सुन करके या इस शब्द को सुन करके क्या होता है, तुरंत हमारे मन में एक विशाल काय पशु की जो है सो चित्र हमारे सामने आ जाता है। एक बहुत विशाल काय काले कलर का जानवर है, उसका एक सूंड है बड़ा सा, छोटा सा पूंछ है, बहुत विशाल जानवर होता है कि नहीं।
تو اس کا آبھاس ترنت ہمیں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ یہ اس پرکار کا جانور جو ہے اس کو ہم لوگ ہاتھی کہتے ہیں. بچپن سے مجھے بتایا گیا ہوتا کہ ہاتھی یا یہ جو جانور ہے اس کو میں گھوڑا کہتا ہوں، اور گھوڑے کو اگر ہاتھی بتایا گیا ہوتا تو بچپن سے میں وہی جانتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن بس چلی آ رہی ہے پرمپرا، تو ترنت ہاتھی سنتے ہی وہ اس چیز کی پرتیتی مجھے ہو جاتی ہے. ارتھات ہاتھی شبد کا ارتھ ہے کہ نہیں؟ شبد اور ارتھ میں سمبندھ کیا ہے یہ بھی تو دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو جو ہے ابھی یہ پڑھ رہے تھے، آپ لوگ رس سدھانت پڑھ رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ رس سمپردائے، تو اس میں سنیوگ کا جو ہے سو ہم لوگ سمبندھ پڑھتے تھے نا، کہ سنیوگ کا کیا ارتھ ہوگا الگ الگ چیز کے حساب سے، کہ وواہ کا سنیوگ ہو جائے گا استھائی بھاو سے تو کیا ہوگا، کس چیز کا سمبندھ بنے گا. ویسے یہاں پر شبد اور ارتھ کے بیچ میں سمبندھ استھاپت ہوتا ہے. تو کس پرکار کا سمبندھ بنتا ہے؟ جیسے کسی دامپنت کا شادی وواہ ہوتا ہے تو کس پتی پتنی کا رشتہ بنتا ہے نا جی، اور ان کے رشتہ جڑتے ہی جو ہے ان کے بھائی ان کی بہن میں رشتہ جڑ جاتا ہے، ان کے پاپا میں سمدھی سمدھی کا رشتہ بن جاتا ہے، سمدھی سمدھینی کا، سالے سالی کا، موسا موسی، مطلب ایک وہ اپنے آپ رشتہ بنتا ہے نا. اچھا یہ آپ کے میرے پھپھیرے بھائی کے پھلنا ہے، اچھا آپ کے ساتھ تو میرا یہ رشتہ بن گیا، ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی جو ہے یہاں بھی رشتہ بنتا ہے، سمبندھ استھاپت ہوتا ہے. تو وہ کس پرکار سے ہوتا ہے وہ سمجھنا ہے. رس سدھانت میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ استھائی بھاو کا وبھاو کے ساتھ سنجوگ ہوا تو سمبندھ بنے گا. پادیہ اتپادک کا استھائی بھاو کا اگر انوبھاو کے ساتھ ہوگا تو گم گمک کا بنے گا، اور استھائی بھاو کا اگر سنچاری بھاو سے سنجوگ ہوگا تو پوشیہ پوشن بھاو کا سمبندھ بنے گا. بتایا تھے کہ نہیں بتایا تھے؟ سب بھول گئے ہوگے، کسی کو یاد نہیں ہوگا، دوبارہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. تو تو اب شبد اور ارتھ میں کیا سمبندھ ہے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو اوپر کے ادہرن سے تو آپ دیکھ ہی لیے ہوں گے کہ شبد سے ارتھ کا بودھ ہوتا ہے، ہاتھی سن کر اس کے ارتھ کا بودھ ہوا. اتः شبد جو ہوا وہ بودھک ہوا، بودھ کرانے والا، ہے کہ نہیں؟ ہمیں کسی چیز کا گیان دیتا ہے وہ تو کیا کہلاتا ہے؟ بودھک کہلاتا ہے. اور ارتھ ہوا بودھ، جس کا ہمیں بودھ کرایا جاتا ہے، گیان پراپت ہوتا ہے. تو دونوں میں کیا سمبندھ ہو گیا؟ بودھ بودھک بھاو. بودھ ہو گیا ارتھ اور بودھک ہو گیا شبد. جس ارتھ کو ہم سمجھتے ہیں، جیسے گاڑی ہے، اس کو چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چالک کہتے ہیں. تو چلانے والے کو چالک کہتے ہیں. یہاں پہ بھی سمبندھ بنا نا. تو یہاں پر بودھک کون ہوا؟ جو کر رہا ہے. تو کون کرتا ہے؟ شبد نا ارتھ ڈلیور کرتا ہے، شبد ہو گیا بودھک، ارتھ ہو گیا بودھ. بودھ بودھک بھاو جو ہے اس میں سمبندھ استھاپت ہو گیا. لکھا بھی ہوا ہے شبد بودھک ہے، ارتھ بودھ ہے، اور سمبندھ ہے بودھک بودھ بھاو. اب ارتھ سے شبد سے ارتھ کیسے پراپت ہوتا ہے جان لیتے ہیں ہمیں کیسے ارتھ پراپت ہوتا ہے. اسے بتا ہی دیے ہیں، پھر بھی اس پرشن پر وچار کرنے سے پہلے یہ دماغ میں لانا ہوگا کہ شبد کا کوئی نشچت ارتھ نہیں ہوتا. شبد کے ارتھ کا نردھارن انیک آدھاروں پر کرنا ہوتا ہے. جیسے کون بول رہا ہے نا، کس سے بول رہا ہے، کہاں بول رہا ہے، کب بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، اور وکتا اور شروتا کے اترکت کوئی انیہ ویکتی ہے اس کے آدھار پر بھی بولا جاتا ہے. اب بولنے کا پرسنگ کیا ہے، مطلب تاتپریہ کیا ہے. اگر یہ سبھی چیز اگر دھیان میں رکھا جائے، اس سبھی کے آدھار پر شبد کا ارتھ بدلتے رہتا ہے، شیلیاں بدلتی رہتی ہے، پروتی بدل جاتی ہے، شبد بدل جاتے ہیں، بھاؤ بدل جاتے ہیں. اسی لیے شبد سے ارتھ کیسے پراپت ہوتا ہے؟ تو ان سبھی چیزوں کے آدھار پر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ادہرن دیا ہوا ہے، بہت لمبا چڑا ادہرن دیا ہوا ہے، پڑھ لو. ویسے میں شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں. نو شبد ہے، اس کا ارتھ ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن میں کسی سے پوچھوں کہ تم ٹھیک ہو نا، تو یہاں پر تو نو کا مطلب تو نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا، مطلب میں اسے حال چال پوچھ رہا ہوں.
इसमें नकारात्मकता का कोई भाव नहीं है, मतलब निषेध नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका भाव बदल गया। वैसे ही ना शब्द जो है वो भी नकारात्मक के लिए आता है। तुम खाते हो ना, ऐसा अगर इस प्रकार से आया तो भी जो है सो वाक्य का जो है सो अर्थ भेद बदल जाएगा। जब एक अक्षर से शब्द का अर्थ इतना अनिश्चित हो सकता है, एक अक्षर से शब्द का अर्थ इतना बदल जाएगा, तो सोचिए कि बड़े शब्दों और उनसे भी बढ़कर वाक्यों के अर्थ की अगर कल्पना की जा सकती है तो कितना अर्थ बदलेगा, उसमें कितनी भिन्नता आ जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए ये उदाहरण है। तो इस चीज के कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द से अर्थ की प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफी सोच समझकर ही कुछ कहा जा सकता है। शब्द का अर्थ ही ठीक से नहीं समझने के कारण ही बहुत बार गलतफहमी, झगड़ा या मतभेद हो जाता है। आप लोग के बीच में भी होता होगा, है ना। और झगड़ा होता होगा तो भयंकर वाला होता होगा। शब्द के अर्थ की इस अनिश्चितता को संस्कृत की एक उक्ति बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करती है। बताता हूँ। गलत फहमी झगड़ा कैसे होता है पता है ना। लेकिन कभी ये मत कोशिश करना, अगर मैं व्यंजना में बोल रहा या बोल रही हूँ तो सामने वाले को मैं अव्यंजना और लक्षणा समझाऊं तो पीट के सीधा कर देगा वहीं पर। आपस में किए तो ठीक है, किसी और को समझाने लगे कि व्यंजना और लक्षणा, तो गए काम से, पिट जाओगे। इसीलिए हमेशा अविधा में बात किया करो, सरल बोलो, सहज बोलो। अविधा लक्षणा का ये सब पहचान है, जो बोलो उसका वही अर्थ, एकदम भोले बाबा की तरह। कहता है कि भोला बाबा इतने सीधे थे, जो कहो उसी में हाँ। आजकल जो है सो देख, तुम लोग भी देखोगे कि कोई ऐसा लड़का है या कोई ऐसा भी लोग है जो आज के समय के हिसाब से नहीं चलते, चालाकी नहीं जानते, चतुराई नहीं जानते, कहते कि अरे ये तो शुद्ध महादेव आदमी है, बोल देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोग बोल देते हैं, तो उसका यही पहचान है। तो कारण है कि चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक संस्कृत का श्लोक यहाँ इस पर उक्ति पर बैठता है कि सर्वे सर्वार्थ वाचका, सभी शब्द सभी अर्थों के वाचक होते हैं। ठीक ना, कि प्रत्येक अर्थ जो है शब्द जो है अर्थ के वाचक होते हैं, उससे अर्थ जो है किसी न किसी रूप में बदल जाता है। और तात्पर्य है कि किसी शब्द से कोई भी अर्थ निकल सकता है। शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि अनेक अनेक रूप और स्तर होते हैं। अब यही भी मैं आपको बताया था अभी कि शब्द कौन कौन से हैं, अर्थ कौन कौन से हैं, और शब्द शक्ति कौन कौन सी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। कि वाचक शब्द है तो उसका अर्थ हो जाएगा वाच्य, अर्थात वाच्यार्थ। तो वाच्य में अगर अर्थ लगा दिया तो वाच्यार्थ बन जाएगा, वही लक्ष्यार्थ और वही व्यंग्यार्थ बन जाएगा। तो ये लिस्ट जो है सभी आप लोग भी नोट कर ही लेंगे, या प्रिंट आउट जो भी आप लोग को सुविधा मिले वो कर लेंगे। तो तीन शब्द हैं, तीन अर्थ हैं, और शब्द और अर्थ के जो संबंध है वो आप लोग को शब्द शक्ति कहलाते हैं, वो सामने आप लोग को दिख रहे होंगे। तो वाचक शब्द का जो अर्थ है वाच्य, इसी संबंध को अभिधा कहते हैं, लक्षणा कहते हैं और व्यंजना कहते हैं। तीन है। अगर वाचक और वाच्य का संबंध है तो अभिधा कहलाएगा, लक्षक और लक्ष्य का है तो लक्षणा कहलाएगा, और व्यंजक और व्यंग का संबंध है तो वो व्यंजना कहलाएगा। अब यहीं से थोड़ा हम लोग आगे का जो बात है वो यहीं से थोड़ा वो समझ सकते हैं। जैसे कोई वक्ता, वाचक मतलब कोई बोलने वाला, क्या बोलने वाला है। वाच मतलब अभिधेय भी कहते हैं, अर्थात कोई भी वक्ता है बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है, सरल भाषा में बोल रहा है कि जिसका वही अर्थ है, तो वो अभिधा कहला गया। अब लक्षक है और लक्ष्य है, मतलब उसका लक्ष्य बोलने का कुछ और है, लेकिन क्या कुछ और रहा है। हालांकि उसका मुख्यार्थ, उसका जो मुख्य अर्थ है, जो मतलब अभिधा में होता है कि जो मुख्य अर्थ है वही समझते हैं हम लोग। लेकिन लक्षणा में क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति जो दूसरा है,
اس میں یہ ہوता ہے، حالانکہ پڑھیں گے تو ہم لوگ پڑھیں گے ہی آگے، جو مکھیارتھ ہے نا وہ پورنتہ سماپت نہیں ہوتا، مطلب جو مکھیہ ارتھ ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ کچھ اور ارتھوں کو شامل کر لیتا ہے اترکت، ہے نا۔ اور وینجنا سب شکتی میں یہ ہے، جو وینجک ہے وہ کہا جاتا ہے، اور وینگ جو اس کا ارتھ کیا نکلتا ہے، وینگ نکلتا ہے، تو وینگ کے مادھیم سے کچھ اگر کہیں تو وہ وینجنا سب شکتی ہو جاتا ہے۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے، ادہارن کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ساہتیہ شاستر یا کاویہ شاستر میں شبد ویاپار کے 3 بھید مانے جاتے ہیں، ابھیدھا، لکشنا اور وینجنا۔ انہیں پرتھم 2 کے سروت تو ویاکرن گرنتھوں، ناٹیہ شاستر ایوं میمانسا گرنتھوں میں پرتیکش اور اسپشٹ روپ میں ملتے ہیں، لیکن وینجنا شکتی کا جو بیج ہے وہ آنند وردھن کے دھونیالوک گرنتھ میں ہی ملتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں گے آپ لوگ، ابھیدھا، لکشنا اور وینجنا کا جو ہے بیج کہاں ملتا ہے، سب سے پہلا جو شبد ہے اس کی اتپتی کہاں سے مانی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ابھیدھا سب شکتی کے بارے میں ہے۔ ابھیدھا سب شکتی تھا دیکھ ہی لیتے ہیں، ہم لوگ چھوڑیں گے کیوں۔ کوئی بھی کام بنا شکتی لگائے نہیں ہوتا۔ آپ ہی بتائیے، کوئی بھی ایسا کام ہے جس میں جو ہے بنا طاقت لگائے ہوتا ہے؟ کونوں کام نہیں ہے۔ بس سونا جو ہے اس میں کوئی طاقت لگانے، کیونکہ اس میں سانس لینا پڑتا ہے، وہ بھی ایک کام ہے۔ بعد باقی بیڈ سے اٹھنے کے بعد جتنا بھی کام ہوتا ہے اس میں شکتی لگانی ہوتی ہے۔ سو جاتے ہیں یا کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو شکتی نہیں لگانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس سمے، ہے کہ نہیں۔ لیکن اٹھنے سے لے کر کے آگے سونے سمے تک کسی نہ کسی کام میں ہم لوگ لگے ہوتے ہیں، تو وہ بنا شکتی کا سمبھو نہیں ہے۔ لکھنا، پڑھنا، بولنا، چلنا سب میں شکتی لگتی ہے۔ اسی طرح شبد کے ارتھ نکالنے کے لیے بھی جو ہے شکتی انوار ہے۔ بنا طاقت کا شبد کا ارتھ نہیں نکل سکتا۔ شبد میں ارتھ ہے پر وہ بنا شکتی کے پراپت نہیں ہو سکتا۔ شکتی کو وृत्ति یا ویاپار بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ شبد جو ہے شبد شکتی پڑھ رہے تھے اس طرح سے، شبد شکتی جو ہے اس کو ہم لوگ وृत्ति یا ویاپار بھی کہتے ہیں۔ خاص طور پر ویاپار شبد کا اپیوگ بہت جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ شبد ویاپار ہے نا، یا ویاپار، ویاپار کون کرتا ہے؟ ویاپاری کرتا ہے، لین دین کا کام کرتا ہے۔ یہاں پر بھی جو شبد شکتی ہے آپ کو لین دین کا کام بہت ہوگا، اسی لیے یہاں پر اس کو ویاپار کہا گیا۔ ابھیدھا شکتی کو ادبھٹ جو ہے وہ پریبھاشت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شبدامبھیدھانم ابھیدھا ویاپارو مکھیو گن وृत्तिश्च۔ شبدوں کا پرتیکش ارتھ بودھ ہی ابھیدھا ویاپار ہے۔ ویاپار آ گیا، ویاپار کسے کہتے ہیں ہم بتائیے؟ شکتی کو کہتے ہیں ویاپار، بتائے تھے ترنت ابھی، شبد شکتی یا شبد ویاپار۔ تو ابھیدھا شبد شکتی جو ہے کیا ہو گیا؟ شبدوں کا پرتیکش، بالکل ہے وہی ایک دم سامنے، اس کے ارتھ کا گیان ہمیں ہو جائے ترنت، ایک دم کلیئر ہو کر کے ایک بار میں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ابھیدھا شبد شکتی یا ابھیدھا ویاپار کہلائے گا، جس کے مکھ اور گون 2 ارتھ ہوتے ہیں۔ ابھیدھا کے 2 ارتھ ہوتے ہیں، شدھا اور گوڑی۔ وہی نہیں، شدھا گوڑی تو نہیں ہوگا۔ شبد کے اچارن کے ساتھ جس ارتھ کا بول ہوتا ہے وہ شبد کا مکھ اتھوا واچ ارتھ ہے۔ ارتھ واچیہ ہے اور شبد واچک، مکھ ارتھ اور اس کے واچک شبد میں واچ واچک سمبندھ ہوتا ہے، اور جس وृत्ति کے کارن شبد کے مکھیارتھ کا بودھ ہوتا ہے اسے ابھیدھا شبد شکتی کہتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے نا، جس مکھ ارتھ کا سامنے سے ترنت مکھ ارتھ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جو ویاخیا شبد شکتی ہے، مطلب مکھیارتھ جو ہے، جو مکھ شبد کا ارتھ جو ہے، مکھ شبد کا مطلب شبد کا جو مکھ ارتھ ہے وہی ابھیدھا کے انترگت آتا ہے۔ اور ممٹ کہتے ہیں کہ واچارتھ کو مکھیارتھ کہتے ہیں، واچارتھ
तक वाचक जो वाच्य बोल रहा है, जो वॉइस मतलब जो आवाज निकाल रहा है, उसका जो अर्थ निकल रहा है, उसी को कहते हैं वो मुख्य अर्थ। क्योंकि जिस शरीर के विविध अवयवों की में जिस शरीर के विविध अवयवों में मुख्य होता है, मतलब हमारा मुंह। शरीर में कितने सारे अंग है, लेकिन हमारा मुंह सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं? उसी प्रकार अभिधार्थ में मतलब अभिधा के अर्थ में मुख्यता का विचार प्रमुख होता है। मुख्यता मतलब मुख्य बातें होनी चाहिए। वे कहते हैं साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सा वाचक। वाचक। कौन कहते हैं? मम्मट। मम्मट। शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान के मुख्य रूप से गृहीत साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, अभिधा कहलाती है। क्या बोले हैं कि नाम तो ठीक है कि शब्द की वह शक्ति, शब्द और अर्थ के संबंध को स्थापित करता है ना। शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी विधि व्यवस्था के मुख्य रूप से गृहीत मतलब धारण किए हुए साक्षात मतलब सामने वाले सांकेतिक अर्थ का बोध कराता है। कोई भी चीज सामने है और वो दिख रहा है, मुझे अंकित हो रही है, तो उस चीज का बोध कराता है अभिधा। अभिधा के तीन भेद हैं योग रूढ़ि और योग रूढ़। हम लोग जो है अभिधा को अब अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।